हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई समस्या के साथ। समस्या है जर्नल बनाने की, और मैं एक अच्छी सी प्रॉब्लम है, अच्छा सा सवाल है जिसको हल करेंगे। सुरेश ने 50,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर, 20,000 रुपये का माल लगा करके एक व्यापार शुरू किया। तो इसका जर्नल बनाना है सबसे पहले व्यापार शुरू करने का। सुरेश 50,000 रुपये नगद व्यापार में लगा रहा है। डेट है जून 1। व्यापार में 50,000 रुपये नगद आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली संपत्ति डेबिट, और 5,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर भी आ रहा है। तो फर्नीचर भी संपत्ति आने वाली है, इसको भी हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर डेबिट। और माल भी आ रहा है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का माल आ रहा है। तो माल को भी हम डेबिट कर देंगे, माल की जगह परचेज लिख सकते हैं, या गुड्स भी लिख सकते हैं, कोष्ठक में गुड्स लिख दो, ये भी डेबिट। और इन तीनों को, ये 50,000 रुपये नगद, 5,000 रुपये का माल, 5,000 रुपये का फर्नीचर और 20,000 रुपये का माल, इस तरह से 75,000 रुपये से व्यापार शुरू किया जा रहा है। तो 75,000 रुपये ये देने वाला मालिक स्वयं है, और वो अपने नाम की जगह पूंजी का इस्तेमाल करता है। तो टू कैपिटल अकाउंट, बहुत अच्छा सवाल है। कैपिटल हमारी होगी 75,000 फॉर बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट करने का लेखा हो गया। आगे है 2 तारीख में चालू खाता खोला और बैंक में जमा किया 2,000 रुपये, सॉरी, हाँ ठीक है, चालू खाता 10,000 रुपये से खोला गया। 2 जून को बैंक में 10,000 रुपये से चालू खाता खोला। जो 50,000 रुपये से व्यापार में आया है, 50,000 रुपये, उसी में से 10,000 रुपये से बैंक में चालू खाता खोलकर बैंक में जमा किया। तो यहाँ बैंक पाने वाला है, पाने वाले को ऋणी करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जाने वाली संपत्ति कैश, जाने वाली संपत्ति कैश, उसको धनी कराएंगे, डेबिट क्रेडिट कराएंगे टू कैश फॉर कैश डिपॉजिट। $10,000 ये बैंक में जमा करने का लेखा हो गया। आगे है नगद माल बेचा, 4 तारीख में 2,000 रुपये का नगद माल बेचा है। नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, कैश संपत्ति, आने वाली संपत्ति है, जिसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और माल जाएगा, माल जाने वाली संपत्ति, इसलिए माल को धनी कराएंगे टू सेल्स, माल के स्थान पर सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेचा। इसके बाद में 5 तारीख को फर्नीचर खरीदा है 1,000 रुपये का। व्यापार में फर्नीचर की आवश्यकता है, तो फर्नीचर खरीदा जा रहा है 1,000 रुपये का। फर्नीचर हम खरीदेंगे तो एक संपत्ति व्यापार में आएगी, कौन सी? फर्नीचर। तो फर्नीचर आने वाली संपत्ति है, लिहाजा फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
टू, यानी कि उसको करें कैश को, क्योंकि कैश जाने वाली संपत्ति है। माल फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और बदले में रोकड़ जाएगी, तो टू कैश अकाउंट। फॉर फर्नीचर परचेज्ड, $1000। इसके बाद फर्नीचर खरीदा है लेकिन चेक द्वारा भुगतान किया गया है। चेक द्वारा भुगतान किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने नगद भुगतान नहीं किया, हमने चेक से भुगतान किया है। तो हमारा बैंक में जमा धन है, हमारा पेमेंट जो करने वाला है फर्नीचर का, वो बैंक करेगा, तो बैंक आएगा यहाँ टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, अगर नगद खरीदते तो कैश आता, हम अगर रुपया देते तो कैश आता, और हमने चेक दिया है तो यहाँ बैंक आता। नगद माल बेचा है 2000 रुपये का, फिर से वही लेखा देखो, 2000 रुपये का नगद माल बेचने का यही लेखा फिर से रिपीट हो गया। 6 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड। ये है, हमने माल बेचा है नगद 2000 का। आगे है चेक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया 250 रुपये। मैं इसको साफ कर दूं क्योंकि आगे और जनरल एंट्री करनी है। चेक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया। यहाँ बीमा प्रीमियम है वो हमारे लिए खर्च है, तो खर्च को ऋणी करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेट है 12 जून। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, टू। अगर हम नगद चुकाते तो कैश आता, हमने नगद नहीं चुकाया, चेक के द्वारा चुकाया, तो ये बैंक आएगा यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इसका अमाउंट है 250। इसके बाद किशोर से माल खरीदा 7500 रुपये का। 18 तारीख में किशोर से माल खरीदा 7500 रुपये का। किशोर से माल खरीदा तो उधार खरीदा, नगद तो खरीदा नहीं क्योंकि नाम दिया हुआ है। किशोर का जब नाम दिया रहता है, नगद उधार के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, तो लेन देन को उधार माना जाता है। तो किशोर यहाँ पाने वाला है। नगद अगर खरीदते किशोर
एक मिनट, किशोर से माल खरीदा, हाँ सॉरी, किशोर से माल खरीदा है तो माल आने वाली संपत्ति है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट। टू, अगर नगद खरीदते तो माल कैश जाने वाली संपत्ति होगी, नगद खरीदते तो, लेकिन यहाँ नगद तो खरीदा नहीं है, तो किशोर यहाँ पर देने वाला है, उसको धनी करेंगे। टू किशोर फॉर गुड्स बॉट 7,500। ठीक है। आगे रामनाथ को माल बेचा, ये भी उधार माल बेचा है, नाम दिया हुआ है और कुछ कहा नहीं है नगद उधार के बारे में, तो उधार माल बेचा है। 20 तारीख में 6,000 रुपये का माल हमने रामनाथ को बेचा है। तो रामनाथ यहाँ पाने वाला है, अतः वो डेबिट हो जाएगा, रामनाथ डेबिट। और माल जाने वाली संपत्ति है टू कैश, टू सेल्स अकाउंट। फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेचा 6,000। इसके बाद में किशोर को पूर्ण भुगतान में नगद दिया 22 तारीख में। अब देखिए किशोर से हमने माल खरीदा था 7,500 रुपये का, ये 7,500 रुपये का माल खरीदा है किशोर से। अब किशोर को हम पूर्ण भुगतान में दे रहे हैं 7,350। पूर्ण भुगतान तो 7,500 से होगा, लेकिन 7,350 दे करके कह रहा पूरा भुगतान हो गया। इसका मतलब 150 रुपये कम दे रहे हैं, ये हमें डिस्काउंट प्राप्त मिल रहा है। तो किशोर डेबिट, पाने वाला किशोर है, किशोर डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है हमसे 7,350 और 150 रुपये हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट यहाँ हमारे लिए इनकम है, आय है हमारी, इसलिए डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, टू डिस्काउंट। और ये किशोर के नाम में डाल देंगे पूरा 7,500 फॉर अमाउंट पेड। एंड डिस्काउंट रिसीव, ये लिखा। इसके बाद में लिखे और भी हैं। रामनाथ को पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए, रामनाथ से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 5,900 रुपये। इसको मैं साफ करता हूँ, आगे और लेके आपको बताऊंगा। पूर्ण भुगतान में रामनाथ से हमें प्राप्त हुए हैं 5,900 रुपये। रोकड़ आने वाली संपत्ति है ना, तो रोकड़ को डेबिट किया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। पांच हजार कितना रहा, 5,900। और रामनाथ को हमने माल बेचा था 6,000 का, 100 रुपये डिस्काउंट हमें देना पड़ रहा है।
क्योंकि पूर्ण भुगतान शब्द लिखा हुआ है, तो 100 रुपये यहाँ डिस्काउंट देना पड़ रहा है। ये डिस्काउंट हमारे लिए खर्च है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ क्योंकि रामनाथ देने वाला है। फॉर कैश रिसीव एंड डिस्काउंट गिवन। अब हिसाब चुकता हुआ रामनाथ के नाम में हमने रामनाथ के जमा कर लिए पूरे 6000। आगे है, ये लेखा हमने किया था 24 तारीख को। 28 तारीख में मुफ्त नमूनों के रूप में माल वितरित किया 500 रुपये। सवाल बहुत अच्छा है। 28 तारीख में 500 रुपये का माल हमने मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित कर दिया। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, कभी भी क्रेडिट नहीं होता। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होती हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। कौन सी विशेष परिस्थिति? जब माल दान के रूप में दिया हो, जब माल नमूने के रूप में वितरित किया हो, जब माल स्वामी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए घर ले गया हो, यानी माल में आहरण किया हो, जब माल आग द्वारा नष्ट हो गया हो, इत्यादि। ये कुछ विशेष परिस्थिति हैं जिनमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। वैसे परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? सैंपल, नमूना। ये एक खर्च है, नमूना, और खर्च को हम डेबिट करेंगे, सैंपल को डेबिट करेंगे, सैंपल अकाउंट डेबिट। टू परचेज, ₹500 फॉर सैंपल डिस्ट्रीब्यूट। सैंपल को हमने बांटा है, कभी कभी बांटने पड़ते हैं अपने माल के प्रचार के लिए, ये ऐसा करते हैं हम। हमने 30 तारीख को किराया चुकाया है 1000 रुपये। किराया हमारे लिए खर्च है और खर्च ऋणी होता है, तो किराए को हम डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। टू कैश, क्योंकि कैश जाने वाली संपत्ति 1000 रुपये। फॉर रेंट पेड, तीस तारीख में ही चेक जारी किए व्यक्तिगत खर्च के लिए और वेतन के भुगतान के लिए। हमने चेक के माध्यम से, यानी बैंक के माध्यम से आहरण किया और सैलरी का भुगतान भी किया है। सैलरी हमारे लिए खर्च है, सैलरी को डेबिट कर दीजिए 900 रुपये, सैलरी अकाउंट डेबिट 900 रुपये। और
ड्राइंग को भी हम डेबिट करेंगे। ड्राइंग एक व्यक्तिगत खाता होता है और ये मालिक के नाम की जगह लिखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। पाने वाला मालिक है, इसलिए उसके नाम की जगह ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे पाने वाले के स्थान पर। ड्राइंग ये भी चेक के माध्यम से किया है और ड्राइंग है 500 रुपये। टोटल चेक के माध्यम से हमने निकाला है टू बैंक 1400 रुपये फॉर सैलरी पेड एंड कैश विड्रॉ। इस तरह से ये सवाल आपका पूरा हो जाता है। बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।